नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 10 अक्टूबर 2024 और आज का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप चाहे कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें स्टैटिस्टिक्स जीके या करंट अफेयर पूछा जाएगा तो उसमें ये अपनी क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो प्रतिदिन आप क्लास ले लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से, वहां पर भी मिल जाएगी। या इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना कि सर हमें डेली करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको डेली की डेली पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको चेकआउट कर लेना, यहाँ मिल जाएगी। नहीं तो आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पर इन्फ्यूजन/नोट सर्च करना, हमारा अकाउंट मिल जाएगा। वहाँ पे आप एक मैसेज कर देना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कंटेंट की क्वालिटी इस क्लास के अंदर बहुत ही शानदार रहती है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है? एनएमएचसी, जिसको राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बोला जाएगा, उसके विकास की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल दी थी और वो गुजरात के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? गुजरात में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में लोथल में ये बनेगा। क्या है? तो एक म्यूजियम बन रहा है, ठीक है। 2 चरणों में ये बनेगा। पहले चरण का कार्य 2025 में पूर्ण होगा, जो कि इसका 60% कार्य होगा। मोटा मोटी चीजें हो गई। पहले चरण के अंदर क्या बनेगी? तो 6 दीर्घाएं बनेगी और कुछ नौसेनाओं की कलाकृतियां बनाई जाएगी। फिर दूसरा चरण इसका बनेगा। 2 चरणों के अंदर ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगा। एक म्यूजियम है और जो यहाँ पर जो समुद्री विरासत है, जो यहाँ की समुद्री विरासत है, वो कितनी पुरानी है? 4500 साल पुरानी है। 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत को यहाँ पर वापस नवनिर्मित किया जाएगा। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो इसके अंदर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना और वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो इसको बनाने के 2 मुख्य कारण क्या है? एक तो पर्यटन को बढ़ावा देना और एक स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना या उनको रोजगार पैदा करना। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एनएमएचसी के नाम से जाना जाएगा। गुजरात लोथल के अंदर 2 चरणों में बनेगा। 2025 के अंदर इसका पहला चरण पूरा हो जाएगा, जिसमें इसका 60% कार्य होगा। इसमें 6 बड़ी दीर्घाएं बनेगी और नौसेनाओं की कुछ कलाकृतियां बनाई जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्वास्थ्य से पूछा गया है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते एक बार। थोड़ा मैं वॉइस का दिक्कत है। WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कौन सा देश है जिसको ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है? सबसे पहले तो ट्रेकोमा क्या है? ट्रेकोमा एक बीमारी है जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो ये जो बीमारी है वो अंधेपन को शिकार करवाती है। इस बीमारी से आदमी अंधा हो जाता है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप कब देखा गया था? तो 1950 से 60 के मध्य। 50 और 60 के मध्य ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली थी। सबसे ज्यादा अंधे लोग उसी टाइम हुए थे, 1950 और 60 के अंदर। ये एक जीवाणु से संक्रमित होकर होने वाली बीमारी है, यानी एक संक्रामक जीवाणु से फैलती है। संक्रामक का मतलब हुआ ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही इजीली फैल जाती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है, इसका बचाव ही उपचार है। ट्रेकोमा बीमारी है जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। 1950 और 60 में इसको ज्यादा देखा गया था। उसके बाद में 1963 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा? राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम कब चला था? 1963 के अंदर। जब 1950 और 60 में ये बीमारी ज़्यादा फैलने लगी तो 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का फल ही आज हमें मिला है कि भारत को इस बीमारी से, ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और ऐसा करने वाला भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया का तीसरा देश होगा, ठीक है। किसका? दक्षिणी पूर्वी एशिया का।
दक्षिणी पूर्वी एशिया का तृतीय देश है, तीसरा देश है जो ट्रेकोमा से मुक्त घोषित हुआ है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963 में चला था। 1950 और 1960 के मध्य लोगों में ट्रेकोमा बीमारी ज़्यादा फैली थी। इस बीमारी से क्या होता है, तो इस बीमारी से व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द यूएई स्टैंड विथ लेबनान अभियान है, वो किसने शुरू किया है? अभियान का नाम क्या है? द यूएई स्टैंड विथ लेबनान, यानी यूएई लेबनान के साथ खड़ी है। लेबनान में अभी बहुत ही स्वास्थ्य कारणों की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। लेबनान अभी संकट में चल रहा है। लेबनान के इस संकट के अंदर द यूएई स्टैंड विथ लेबनान अभियान शुरू किया है यूएई के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, यूएई कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कितने? $100 मिलियन। $100 मिलियन रुपए यूएई ने दिए हैं लेबनान को। किसने दिए हैं? तो यूएई के जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान के अंदर कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने दिए हैं $100 मिलियन। उनके साथ ये इस कार्यक्रम के अंदर क्या कर रहे हैं इस अभियान के अंदर, तो इन्होंने एक तो डब्ल्यूएचओ, एक यूएनआईसीईएफ और एक यूएनएचसीआर है, इसके अलावा रेड क्रॉस और रेड क्रिस्टेड जो सोसाइटीज़ हैं, ऐसे कुछ भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनको ये बता रही है यूएई जाके कि आप लेबनान की मदद करो, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके यूएई ये कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है द यूएई स्टैंड विद लेबनान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र और वित्त संकाय के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आरबीआई, ऑप्शन नंबर 2 है एनटीपीसी, ऑप्शन नंबर 3 है सेबी, ऑप्शन नंबर 4 है एसबीआई। तो इसके अंदर जो आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अर्थशास्त्र और वित्त संकाय के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या है इसके अंदर क्या होगा, आरबीआई, एक तो यूजीसी और एक एआईसीटीई से जो संस्थाएं अफेक्टेड है या जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं यूजीसी की, उनसे अर्थशास्त्र के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहली बात तो वो छात्र कब इसके लिए एलिजिबल होगा, तो इसके अंदर एक तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था को शामिल किया है, एक वित्त, एक बैंकिंग और एक आरबीआई के हित के अंदर कोई भी अनुसंधान होता है, कोई भी रिसर्च करता है कोई बच्चा, तो उसको ये दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर सर इसकी रिसर्च करने पर कैसे मिलेगा, इसका कोई फॉर्म ओपन होगा क्या? नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक तो आप अपना सीवी और 1000 शब्दों के अंदर शोध प्रस्ताव है उसको भेजो। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी आरबीआई। अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो अलग अलग 5 छात्रवृत्तियां आपको प्रदान की जाएगी। कितनी? 5 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। आपको सीवी उठाना है, सीवी के साथ 1000 शब्दों के अंदर आपने जो भी रिसर्च किया है वो आरबीआई को भेजना है। उसके बाद आरबीआई आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। उस इंटरव्यू के पश्चात आपको 5 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अगर कोई बच्चा अर्थशास्त्र के अंदर पीएचडी कर रहा है और रिसर्च करता है, कौन से मौद्रिक अर्थव्यवस्था हो गई, वित्त, बैंकिंग या आरबीआई के हित के अंदर अन्य कोई भी अनुसंधान करता है, तो उसके अंदर ये एलिजिबल रहेगा। तो सीवी देना, 1000 शब्दों में एक लेख लिखना, इंटरव्यू आ जाएगा। इंटरव्यू अच्छा गया तो आपको 5 अलग अलग भागों में छात्रवृत्ति मिल जाएगी। अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार नोबेल पुरस्कार किनको दिए जाने हैं उसकी घोषणाएं हो रही है। अभी दिए नहीं जा रहे हैं, केवल घोषणाएं हो रही है। ठीक है, उसी क्रम के अंदर कल एक घोषणा हुई थी, प्रोटीन डिजाइन प्रगति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी रसायन विज्ञान का 2024 का नोबेल पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है डेविड बेकर, ऑप्शन नंबर 2 है डेमिस हस्बिस, ऑप्शन नंबर 3 है जॉन एम जम्पर। इन तीनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने प्रोटीन डिजाइन प्रगति पे कार्य किया है। जिसमें से ये जो डेविड बेकर हैं, उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने कंप्यूटराइजेशन जो प्रोटीन होता है, ठीक है, कंप्यूटेशनल जो प्रोटीन होता है उसका विकास किया था, उसका डिजाइन किया था। इसके अलावा जो हब्सन और जम्पर है, इन्होंने प्रोटीन की संरचना की एक भविष्यवाणी की थी, उसमें इनको सफलता मिली है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान का 2024 के अंदर। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था एक क्लास के अंदर नोबेल पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं, $10 मिलियन। तो इनको कितने मिलेंगे? $10 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और ये दिया कब जाता है, तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। यानी ये पैसे कब दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। ये पुरस्कार भी 10 दिसंबर को ही दिया जाएगा, पर इसकी घोषणा भी हो गई है। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाएगा, लेकिन अभी इसकी घोषणा हो गई है। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या है, तो 10 दिसंबर है वो अल्फ्रेड नोबेल से जुड़ा हुआ है, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही अपन नोबेल पुरस्कार देते हैं, तो इसलिए 10 दिसंबर को इनको ये पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन,
यूएनएफपीए ने मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय प्रगति के लिए किस देश को सम्मानित किया है? ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, जो यूएनएफपीए है उसने मातृ स्वास्थ्य में अच्छा कार्य करने के लिए किसको सम्मानित किया है, ऐसा पूछा जाना था लेकिन पूछा नहीं गया है, यहाँ भारत ने ही दिया है। जब इसको क्वेश्चन बनाया जा रहा था तो गलती हुई है, भारत को सम्मानित किया है। ठीक है, यूएनएफपीए ने मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। ऐसा क्या कार्य किया है सर? तो कार्य ये किया 2000 से 2020 के मध्य, इन 20 वर्षों के अंदर भारत ने अपने मातृ मृत्यु अनुपात को, एमएमआर को 70% से भी कम कर दिया है। और 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि एमएमआर को 70% से और नीचे लाया जाए, और ये भारत ने एक एसडीजी लक्ष्य के रूप में भी इसको लिया है। एसडीजी गोल क्या होता है आप सब जानते हो, प्रत्येक देश के कुछ एसडीजी गोल होते हैं जिसको उसको अचीव करना होता है, और जो देश जितने जल्दी या जितने अच्छे से एसडीजी गोल को प्राप्त करती है उस देश की प्रगति उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसको भी एक मुख्य गोल बनाया है, एसडीजी लक्ष्य के अंदर शामिल किया है कि 2030 तक अपन जो एमएमआर है, मातृ मृत्यु अनुपात है, उसको 70% से नीचे लाएंगे। उसके लिए, उसकी सराहना के लिए यूएनएफपीए ने भारत को कल सम्मानित किया था। जब ये सम्मानित किया गया, ये प्रोग्राम चल रहा था, तो ये सम्मान किसको दिया गया था? तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को ने वर्तमान के अंदर श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव, पुण्य सलीला को दिया गया था। किसको दिया गया था? पुण्य सलीला को दिया गया था। पुण्य सलीला को ये पुरस्कार दिया गया था, सम्मान दिया गया था। ये कौन है? वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, यूएनएफपीए ने भारत को सम्मानित किया है मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। 2020 से 2000 से 2020 के मध्य भारत ने अपनी जो एमएमआर है वो 70% से कम तो कर दिए, लेकिन 2030 तक ये एक एसडीजी गोल है कि 70 से और कम किया जाएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सवाल क्या है? विश्व पिक्कल बॉल चैंपियन श्रृंखला की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। भारत इस बार के विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कब से कब तक ये होना है? तो 12 से 17 नवंबर को होगा। कहां पर होगा? मुंबई में होगा। इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6 देश भाग लेते हैं। इन देशों के 650 खिलाड़ी इस बार भाग लेने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से देश है इसके अंदर? तो ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड, सिंगापुर और भारत, ये 6 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। 12 से 17 नवंबर को मुंबई में होने वाला है और 650 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो अखिल भारतीय पिक्कल बॉल संघ करवा रहा है, जिसको शॉर्ट में एआईपीए बोलते हैं। अखिल भारतीय पिक्कल बॉल संघ इसको करवा रहा है। वर्तमान में एआईपीए के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद प्रभु। कौन है? अरविंद प्रभु। विश्व स्तर पर बात करें अपन तो ग्लोबल जो पिक्कल बॉल संघ है उसके संस्थापक कौन है? जॉन पापी है। कौन है? जॉन पापी है। तो विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी भारत करने वाला है। 12 से 17 नवंबर मुंबई में होगा। 5 से 6 देश शामिल होंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, पोलैंड, ताइवान और सिंगापुर देश के साथ भारत इसमें खेलेगा और 650 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसको करवाएगा कौन? तो अखिल भारतीय पिक्कल बॉल संघ इसको करवाने वाला है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरविंद प्रभु। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी आप मुझे बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अच्छा कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए कल इससे भी अच्छी क्लास लाऊंगा। पीडीएफ कहाँ से लेनी है आपको पता है। आज किसी निजी कारणों के चलते आज कुछ मेरा जन्मदिन भी था, तो इस वजह से क्लास थोड़ी लेट है, अदरवाइज सुबह 7 बजे मिल जाती है। मैं कोशिश करूंगा कल से वापस आपको टाइम पर सुबह 7 बजे क्लास मिल जाए। जब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।